ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास पेशकश वंदे भारत और आपके साथ मैं हूं अमृता कल। दशहरे की रैली से पहले शिवसेना के दोनों गुट अपने अपने शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एक ओर जहां उद्धव गुट शिवाजी पार्क में रैली को संबोधित करेगा, तो वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट ने भी संकेत दे दिया है कि वो भी दशहरे की इस रैली के लिए पूर्ण तौर पर तैयार है। शिवसेना की ऐतिहासिक दशहरा रैली का आयोजन बुधवार को होगा। इस बार ये रैली दो जगहों पर होगी, एक उद्धव गुट की तरफ से तो दूसरी एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से। उद्धव गुट की रैली शिवाजी पार्क में हो रही है, वहीं शिंदे गुट की रैली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान में होगी। दोनों गुट इस रैली को अपनी ताकत दिखाने के अवसर के रूप में ले रहे हैं। अब इस रैली को लेकर टीजर का विवाद भी छिड़ गया है। शिवसेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा शेयर किए गए वीडियो में उद्धव ठाकरे को बड़ी सभा को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। इससे संकेत दिया गया है कि वो एक और विशाल दशहरा रैली के लिए तैयार है। दूसरी ओर शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के वीडियो टीजर में बाल ठाकरे का वीडियो दिखाया गया था। वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है, हम न केवल कांग्रेस पार्टी के इस रावण को जलाएंगे, हम इसे दफना भी देंगे। कोरोना के चलते 2 साल तक दशहरा की रैली का आयोजन नहीं हो सका। इस बार ये रैली खास होने वाली है। इस दशहरा रैली के जरिए अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। तो शिवाजी पार्क हमेशा से ही शिवसेना के लिए अहम रहा है। क्यों खास है शिवाजी पार्क, अब ये आपको बताते हैं। दरअसल शिवसेना के गठन के बाद पहली बार शिवाजी पार्क में ही रैली हुई थी, इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है। 1966 के बाद हर साल शिवसैनिक ही रैली करते हैं और इस बार भी रैली होगी। शिवसैनिकों को इस रैली का बेसब्री से इंतजार भी रहता है। और आपको बता दें क्यों बेसब्री से इंतजार रहता है। 2012 तक लगातार इस रैली को बाला ठाकरे संबोधित किया करते थे और उसके बाद से इस रैली को उद्धव ठाकरे जो हैं वो ही संबोधित करते हैं। यानी 2013 से इस रैली को उद्धव ठाकरे संबोधित करते हैं। और पहली बार दशहरे में 2 रैलियां होने जा रही हैं, क्योंकि अब 2 गुट हो चुके हैं, तो इस बार 2 रैलियां होंगी। इसी पार्क में हुआ था बाला ठाकरे का अंतिम संस्कार, तो इसकी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका है, हमेशा से रही है। और शिव सैनिक इस मैदान को शिव तीर्थ कहते हैं, तो इसी से आप इसकी अहमियत समझ सकते हैं। इसे शिव तीर्थ कहा जाता है। और आपको यह भी बता दें कि दशहरा रैली में सबसे अहम भाषण रद्द हुआ था। भारत पाकिस्तान का मैच रद्द हो गया था। कांग्रेस पर जमकर बरसे थे बाला साहब ठाकरे इन तमाम चीजों को लेकर। 2010 में आदित्य ठाकरे ने राजनीति में एंट्री ली थी। उद्धव ने किया था अयोध्या जाने का ऐलान। तो दशहरा रैली में सबसे अहम भाषण क्या रहे, ये भी हमने आपको बताया। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की सरकार की बिजली सब्सिडी योजना में कथित अनियमितता के जांच के आदेश दे दिए हैं। और इसी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पूरे मामले को गुजरात चुनाव से जोड़ा और दावा किया कि जांच के आदेश देने का मकसद मुफ्त बिजली पहल को रोक देना है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय सक्सेना के बीच एक और तलवार खिंच गई है। केजरीवाल की महत्वाकांक्षी योजना पर उपराज्यपाल विनय सक्सेना का हंटर चला। उन्होंने केजरीवाल की बिजली सब्सिडी योजना में गड़बड़ी की जांच के आदेश दे दिए हैं। सवाल आम जनता को मिल रही सब्सिडी पर नहीं है, बल्कि बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी राशि भुगतान को लेकर है। पावर कंपनी बीएसईएस को दी जा रही सब्सिडी के भुगतान में गड़बड़ी का आरोप केजरीवाल सरकार पर लगा है। बता दें कि कुछ वकीलों ने एलजी से सब्सिडी में गड़बड़ी की शिकायत की थी। एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। उधर बिजली सब्सिडी योजना पर सवाल उठने के बाद बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को भ्रष्टाचार की चाशनी में लिप्त बताया है। हम उनसे यह सवाल पूछना चाहते हैं, 3 प्रश्न। नंबर 1, आपने कहा था कि आप इस नीति को बदलेंगे और उन कंपनियों की जगह दूसरी कंपनियों के द्वारा कार्य करेंगे। आपने उस पर क्या निर्णय लिया? नंबर 2, आपने बोर्ड में राजनीतिक लोगों को क्यों नियुक्त किया? नंबर 3, सब्सिडी को वेवर करने का निर्णय किस आधार पर लिया और उससे कंपनियों को कितना लाभ और इसमें कितना किकबैक लिया गया? और अंत में हम यह कहना चाहते हैं, दिल्ली की आम जनता को मिलने वाली सब्सिडी सीधे, प्रत्यक्ष, पारदर्शी तरीके से
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा क्यों नहीं दी जा रही है? उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने भी केजरीवाल सरकार से पूछा है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से फरवरी 2018 के उस आदेश को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया, जिसमें सरकार से कहा गया था कि बिजली पर सब्सिडी का पैसा डीबीटी के जरिए सीधा उपभोक्ताओं को दिया जाए। जांच के आदेश पर भड़के केजरीवाल ने ट्वीट कर एलजी पर कई तीखे सवाल दागे हैं। इतना ही नहीं, गुजरात चुनाव से जोड़ते हुए केजरीवाल ने बीजेपी पर फ्री बिजली स्कीम को रोकने का आरोप लगाया है। लेकिन केजरीवाल भूल गए कि 1 अक्टूबर से उनकी सरकार ही दिल्ली में ऑन डिमांड यानी मांगने पर ही बिजली पर सब्सिडी देने की योजना चला रही है। और तेजी से बढ़ रहे साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए पूरी दुनिया एकजुट हो रही है। दिल्ली में 195 देशों के इंटरपोल और पुलिस अधिकारी इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें पहली बार चाइल्ड पॉर्न की रोकथाम पर भी चर्चा होगी। दुनिया भर में साइबर क्राइम, साइबर अटैक, डेटा लीक और ऑनलाइन फाइनेंशियल क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस और साइबर एजेंसियां दिन रात जुटी हुई हैं, लेकिन फिर भी अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। साइबर क्राइम को रोकने के लिए दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां एकजुट हो रही हैं। इसी सिलसिले में सीबीआई की मेजबानी में 18 से 21 अक्टूबर तक 195 देशों के इंटरपोल और पुलिस अधिकारी दिल्ली में इकट्ठा होंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरपोल और पुलिस अधिकारियों की महासभा होगी, जिसमें साइबर अपराध से निपटने के लिए एक दूसरे के तरीकों को साझा किया जाएगा, ताकि साइबर क्राइम के बदलते ट्रेंड पर नजर रखी जा सके और अपराधियों को मात दिया जा सके। इंटरपोल के महासम्मेलन में बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों पर भी चर्चा होगी, जिसमें चाइल्ड पॉर्न और बाल यौन शोषण को रोकने के लिए इंटरपोल और सीबीआई द्वारा किए गए ज्वाइंट एक्शन ऑपरेशन मेघचक्र के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा ड्रग्स माफिया के खिलाफ सभी देश कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। नवरात्र पर सीएम योगी आदित्यनाथ की शक्ति साधना देखने को मिलती है। गोरखपुर में सीएम योगी ने कन्या पूजन किया और जुलूस में शामिल भी हुए। ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, तमाम ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भक्ति अवतार आदिशक्ति के उपासक जगत जननी मां की आराधना के अवसर पर सीएम योगी का भक्ति अवतार हर साल देखने को मिलता है। पीठ की परंपरा का निर्वहन करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के नवमी पर विधि विधान से कन्या पूजन किया। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। योगी आदित्यनाथ ने पीतल के परात में चांदी के लोटे में भरे जल से 9 कुंवारी कन्याओं के बारी बारी पांव धोए। उनके मस्तक पर रोली, चंदन, दही, अक्षत, दुर्वा का तिलक लगाया, चुनरी ओढ़ाकर आरती उतारी। पूजन के बाद इन कन्याओं के साथ 100 से ज्यादा कन्याओं और छोटे बालकों को मंदिर की रसोई में पका भोजन का प्रसाद सीएम ने अपने हाथों से परोसा। इस दौरान उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा था। सीएम के हाथों दक्षिणा पाकर बच्चे काफी उत्साहित हुए। गुरुकुल परंपरा का निर्वहन करते हुए योगी की मनमोहक तस्वीरें हर साल आती रहती हैं। धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। अधर्म, असत्य और अन्याय कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता, कभी भी अंतिम विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए धर्म, सत्य और न्याय की विजय का प्रतीक विजयादशमी का आयोजन भी आज अपराह्न से प्रारंभ हो जाएगा और कल तक इसका मुहूर्त होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के साथ ही विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। परंपरा के तहत गोरखनाथ मंदिर से धूमधाम से शोभा यात्रा भी निकाली गई। सीएम योगी इस रथ पर खुद सवार हुए। तुरही, ढोल, नगाड़े की धुन से गोरखपुर में नवरात्रि की धूम देखने को मिली।
और उधर गुजरात के खेड़ा जिले के मातर तालुक में दो समुदायों के बीच झड़प का मामला सामने आया है और जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची, जिसने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर किया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है। जानकारी के मुताबिक उंढेरा गांव में गरबा के दौरान एक दूसरे समुदाय ने विवाद किया और गरबा कर रही महिलाओं पर पथराव तक किया गया। इसके बाद बवाल शुरू हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और गांव एहतियातन भारी पुलिस बल की तैनाती से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर चर्चा हुई और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से जल्द संघर्ष खत्म करने की बात कही। बातचीत और कूटनीति से समस्या के समाधान की जरूरत वाली बात अपनी दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। इस दौरान जेलेंस्की ने कहा कि भारत शांति प्रयासों में अपने योगदान देने को तैयार है। इसके साथ ही दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत हुई। और उधर ईरान में हिजाब के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन जारी है, जिसे दबाने के लिए पुलिस और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स लगातार गिरफ्तारी कर रहे हैं। इस दौरान झड़प में कई लोगों की मौत भी हो रही है। हिजाब के विरोध में एक तरफ प्रदर्शन तेज हो रहा है तो पुलिस का एक्शन भी बढ़ गया है। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर छापेमारी के दौरान पुलिस की छात्रों के साथ झड़प हुई, जिसमें कुछ छात्रों के मारे जाने की खबर है। इस दौरान सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, ईरान में कई स्कूलों पर भी छापेमारी हुई और नाबालिग छात्राओं को भी गिरफ्तार किया गया। इटली की एक ट्रैवल ब्लॉगर समेत 9 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद अब इन्हें रिहा किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर पुलिस और IRGC ने रेड की। उस समय यूनिवर्सिटी में हिजाब विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे। इसी को लेकर छात्रों की गिरफ्तारी हुई। इन गिरफ्तारियों के बाद भी हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। तेहरान के अलावा शिराज, मशहाद और सानादाज शहरों में भी हालात बेहद खराब हो गए हैं। प्रदर्शन अब बड़ी जगहों से छोटी गलियों तक फैल गए हैं। दूसरे देशों में रहने वाले ईरानी नागरिकों ने टोरंटो और कैलिफोर्निया समेत कुल 150 शहरों में प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसके लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। पुलिस की बर्बरता के खिलाफ एक फोटो खूब शेयर की जा रही है, जिसे देख और भी लोग आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। हिजाब विरोधी प्रदर्शन 164 शहरों तक पहुंच चुके हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर 31 राज्यों में देखा जा रहा है। महासा की मौत के बाद अब तक 96 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। सरकार जितना इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, उतनी तेजी से ये आंदोलन फैल रहा है। अमेरिका के न्यू जर्सी में टीनेक डेमोक्रेटिक म्युनिसिपल कमेटी ने हिंदू संगठनों को फांसीवादी बताया है और एक प्रस्ताव पारित कर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके विरोध में अमेरिका के कई राज्यों में अब प्रदर्शन शुरू हो गया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में हाल ही में टीनेक डेमोक्रेटिक म्युनिसिपल कमेटी यानी TDMC के नेता के नेतृत्व में हिंदू संगठनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें 60 संगठनों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। इसी प्रस्ताव के खिलाफ अमेरिका के कई राज्यों में 60 से ज्यादा हिंदू संगठन डेमोक्रेटिक सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। हिंदू संगठनों का कहना है कि प्रस्ताव में ऐसी कई बातें कही गई हैं जो आपत्तिजनक है। प्रस्ताव पारित करते समय बात रखने का भी मौका नहीं दिया गया और इसे एक तरफा पारित कर दिया गया, जो बिल्कुल गलत है। साजिश के तहत हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। न्यू जर्सी में डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेट यूनिट ने भी हिंदू विरोधी प्रस्ताव को गलत बताया है। स्टेट यूनिट के प्रवक्ता का कहना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का लक्ष्य लोगों को साथ लाना है, उन्हें बांटना नहीं। हिंदू विरोधी प्रस्ताव इसके खिलाफ है। तो TDMC डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ी पार्टी है, जिसके प्रस्ताव में क्या है उसके बारे में अब आपको बताते हैं। TDMC के प्रस्ताव में आखिर क्या है? अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप है। अमेरिका में सक्रिय हिंदू संगठनों की फंडिंग की भी यहां पर जांच के आदेश हैं। 60 हिंदू संगठनों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है और इस पूरे प्रस्ताव के बाद
साध्वी रितंभरा का कार्यक्रम भी रद्द हो गया था। और इसी प्रस्ताव के पारित होने के बाद कई राज्यों में 60 से ज्यादा हिंदू संगठनों ने डेमोक्रेटिक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। और यहां पर अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए वंदे भारत के साथ।